हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द सिटी ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे भारत में देशी रियासतों का एकीकरण किया गया और भारत में राज्यों का गठन किस प्रकार हुआ, क्या क्या परिस्थितियां रही और भारत में राज्यों के निर्माण के क्रम में क्या क्या चुनौतियां आई और वर्तमान समय में जो हम 28 तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश देख रहे हैं उनका निर्माण कैसे और कब हुआ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में जो राज्यों के पुनर्गठन की चुनौती होती है वो भारत के स्वतंत्रता के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और जब भारत को एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा था तो भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती देशी रियासतों को भारत में मिलाना था। देखिए, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है और यह कैबिनेट मिशन क्या था, तो भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए यानी भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए इसे ब्रिटेन के द्वारा वहां के जो प्रधानमंत्री होते हैं क्लीमेंट एटली, वे भारत में भेजते हैं। तो यहाँ पर यह आता है और अपने रिपोर्ट में यानी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उसमें कहता है कि देशी रियासतों को एक कुछ दो रास्ते देता है। कहता है कि आप चाहें तो या तो भारत में शामिल हो जाएं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। तो अब ये जो रियासतें थी, अब इनको जो भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी, इन रियासतों को भारत में मिलाना था, क्योंकि यहाँ पर इनको जो दोनों रास्ते मिल जाते हैं तो भारत में शामिल हो जाते और स्वतंत्र रहे। तो कोई भी जो देशी रियासतें थी वो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी और अगर ये अपनी स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखती तो ये भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। देखिए, उस टाइम भारत में मिलता कौन? वही जो छोटी छोटी रियासतें थी जिनका अस्तित्व खतरे में था या जिनकी कह सकते आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जो बिल्कुल कंगाल हो चुके थे, वही भारत में मिलने के लिए तैयार थे। जो बड़ी बड़ी रियासतें थी वे भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी और वे भारत में शामिल भी होंगी इसकी संभावनाएं भी बहुत कम थी। भाई, वह भारत में शामिल क्यों होंगी? क्योंकि भारत में उस टाइम लोकतंत्र की स्थापना होने वाली थी और जो जिन देशी रियासतों के राजा महाराजा थे या जो नवाब थे, वे भारत में अगर शामिल होते तो जो उनका रुआब था, जो उनकी ठाट बाट थी, उनको इन सबसे हाथ धोना पड़ता। यानी उनका जो राजा महाराजा वाला पद था वो चला जाता, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोकतंत्र में सभी लोग बराबर होते हैं। तो वे अपने उस पद को खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए वे भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। देखिए, यहाँ पर तो स्थितियां कंट्रोल में रहती हैं, ठीक ठाक थी, लेकिन इसके बाद स्थिति और बिगड़ जाती है जब माउंट बेंटन योजना आता है, जहां पर यहाँ पर राज्यों को सिर्फ दो रास्ते दिए गए थे कि या तो भारत में शामिल हो जाए या तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। और यहाँ पर एक और उनको रास्ता दे दिया जाता है कि चाहे तो वह पाकिस्तान में जाकर शामिल हो जाए। देखिए, इसी टाइम में जो पाकिस्तान के निर्माण की प्रक्रिया होती है वह प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे भारत 15 अगस्त को होता और 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिलती है। तो इसी टाइम पाकिस्तान भी बनने लगा था। तो यहाँ पर रियासतों को दो रास्ते मिल जाते हैं, चाहे वह भारत में शामिल हो जाए तो पाकिस्तान में जाकर शामिल हो जाए। तो यहाँ पर भारत के लिए चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। देखिए, इसमें एक कहा जाता है कि जो भौगोलिक दृष्टि से जिन रियासतों को लगता है कि वह पाकिस्तान के साथ रहकर अपना बेहतर विकास कर सकती हैं, वह पाकिस्तान में जाकर शामिल हो जाएं, और जिन रियासतों को लगता है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से वह भारत में रहकर अपना बेहतर भविष्य बना सकती हैं, वे भारत में जाकर शामिल हो जाएं। तो इसी बीच में जो कुछ रियासतें होती हैं वे अपने स्वतंत्र रहने की इच्छा को व्यक्त करती हैं। अगर एक जो जैसे कि हैदराबाद थी, जम्मू कश्मीर था और अन्य भी रियासतें थी, तो देखिए जो रियासतें थी अगर ये उस टाइम स्वतंत्र रहती तो भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होती। एग्जाम्पल के लिए मैं आप सभी को बता दूं, देखिए यहाँ पर हैदराबाद था। अगर हैदराबाद में अगर हमें यहाँ से अगर महाराष्ट्र से अगर दक्षिण भारत की तरफ जाना होता तो यहाँ बीच में हमें हैदराबाद से होकर गुजरना पड़ता और यहाँ पर एक देश पड़ता जहां पर हमें तमाम फॉर्मेलिटी, वीजा, पासपोर्ट, अन्य बहुत चीजों की मतलब फॉर्मेलिटी करना पड़ा, तब जाकर हम दक्षिण भारत में जाकर प्रवेश कर पाते। तो ये सब स्थितियां भारत के लिए चैलेंजिंग होती। तो इन सभी से मतलब बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि कैसे भी करके इन जो देशी रियासतें थी इनको भारत में शामिल कर लिया जाए। तो ये जो देशी रियासतों को यानी एकीकृत करने का कार्य सौंपा जाता है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। देखिए, जो अखंड भारत के सपने को साकार करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक पटेल समिति का गठन किया जाता है, जिसे मतलब पटेल समिति के नाम से जाना जाता है। और इनका जो प्रमुख कार्य होता है वह इन देशी रियासतों को एकीकृत करना होता है, यानी एक अखंड भारत का निर्माण करने का जो कार्य था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। तो देखिए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वे कह सकते हैं दूरदर्शी एवं बुद्धिजीवी व्यक्ति थे
और इनका जो रियासतों से था वो लगाव बहुत ज्यादा था, यानी जो रियासतें थी वे इनका सम्मान करती थी। और ये देखिए ये क्या करते थे कि रियासतों के पास एक विलय 2 पेज का विलय पत्र बनाए थे और रियासतों के पास जाते थे तो पहले उन्हें प्यार से समझाते, अगर यदि नहीं मानती तो उन्हें सेना की धमकी देकर कि मतलब किसी भी कीमत पर मतलब होता नहीं कि एट एनी कॉस्ट, यानी किसी भी कीमत पर उनको भारत में शामिल करना ही था। तो पहले उन्हें प्यार से समझाते, नहीं मानती तो धमकी देते, और नहीं हर तरह से यानी साम दाम दंड भेद हर नीति का सहारा लेकर उन्हें भारत में शामिल करने का प्रयास किया। और आप सभी को पता है कि भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में जो पटेल जी का योगदान है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और इन्होंने जो भारत के राष्ट्रीय मतलब एकीकरण का जो उनको कार्य सौंपा गया था उसकी जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया था। और लगभग कह सकते हैं कि उस टाइम भारत में 563 देशी रियासतें थी, जिसमें से इन्होंने 560 को शामिल कर लिया था। जिनके पास है गए 560 इसमें शामिल हो जाती है, लेकिन जो इसमें से 3 देशी रियासतें होती हैं वे भारत में शामिल होने से मना कर देती हैं। अभी कौन कौन सी थी? तो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। देखिए ये हैदराबाद यहाँ था, जूनागढ़ यहाँ पर गुजरात में, देखिए यहाँ क्षेत्र जूनागढ़ यहाँ का नवाब, और ये जम्मू कश्मीर, ये 3 जो देशी रियासतें होती हैं वे स्वतंत्र रहने के लिए, स्वतंत्र क्या इसमें से कुछ रियासतें जो थी वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी, लेकिन जो जम्मू कश्मीर था वो स्वतंत्र रहना चाहता था, तो ये लोग भारत में शामिल होने से मना कर देते हैं। बाकी जो अन्य देशी रियासतें होती हैं वे भारत में शामिल हो जाती हैं। इसके बाद देखिए जो हैदराबाद होता है, जो यहाँ का निजाम होता है वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है, लेकिन इसके बाद पटेल जी यहाँ जाते हैं, इसको समझाते हैं और ये नहीं मानता है, तो जिसके बाद इसको सेना के कार्यवाही द्वारा यानी यहाँ पर एक पुलिस अभियान चलाया जाता है और ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है। याद रखिएगा ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया गया था, तो ऑपरेशन पोलो के तहत यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जाता है और इसको भारत में शामिल कर लिया जाता है। और जो जूनागढ़ होता है यहाँ का भी वही से सिंध से, मतलब देखिए यहाँ पर जूनागढ़ है, ये सिंध से लगा हुआ एरिया था, ये सिंध से लगा हुआ एरिया था। तो यहाँ जूनागढ़ ये भी यहाँ का जो निजाम था वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता, लेकिन यहाँ की जो जनता थी वो भारत में शामिल होना चाहती थी, इसीलिए यहाँ पर जनमत संग्रह कराया जाता है और इसे भारत में जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला लिया जाता है। इसके अलावा बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में, तो देखिए जो जम्मू कश्मीर होता था, यहाँ का जो राजा थे उस टाइम हरि सिंह, वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो भारत के साथ जाए या पाकिस्तान के साथ जाए। तो इसी बीच जो पाकिस्तान होता है जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर देता है, जिसके बाद मतलब कह सकते हैं कि आनंद फानन में जो वहाँ राजा हरि सिंह होते हैं वो भारत को मदद के लिए बुलाते हैं, और जो यहाँ के मतलब पटेल साहब होते हैं वे कहते हैं या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, हम आपको बचा लेंगे। तो भारत में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है। और आप सभी को पता है कि उस युद्ध में कुछ हिस्सा जो होता है जम्मू कश्मीर का, वो कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास चला जाता है, कुछ हिस्सा भारत के पास रहता है। जो पाकिस्तान के पास हिस्सा चला जाता है उसे हम पीओके के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर यूएनओ के अधीन कह सकते हैं अंतर्गत एक जनमत संग्रह कराने जाने का प्रावधान किया जाता है, और ये कहा जाता है कि जब यहाँ से पाकिस्तान और भारत की सेनाएं हट जाएंगी तो यहाँ पर जनमत संग्रह कराकर यहाँ की जनता जहाँ जाना चाहेगी उस क्षेत्र में इसको शामिल कर दिया जाएगा। तो ना यहाँ से पाकिस्तान की सेना हटती है और ना ही भारत की सेना यहाँ से हटती है। तो और स्थिति कह सकते हैं काफी लंबे समय तक ऐसे ही बनी रही। और आप सभी को पता है कि हाल ही समय में लगभग 2019 में जो भारत सरकार होती है यहाँ से जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था धारा 370 के तहत, उसको समाप्त करके जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, और अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया है, और भारत के कह सकते हैं अभिन्न अंग के रूप में इन्हें शामिल कर लिया गया है। तो और देशी रियासतों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर यूनाइटेड प्रोविंस था, सेंट्रल प्रोविंस, इनको जैसे जो देशी रियासतें थी इनको मिलाकर इनका निर्माण किया गया। तो जो जैसे जब तक नए राज्यों का निर्माण नहीं किया जाता है तब तक इन राज्यों को मैनेज करने के लिए जो बड़ी बड़ी रियासतें थी उनमें मिला दिया गया। तो कुछ जो रियासतें थी उनको यूनाइटेड प्रोविंस, अर्थात यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश, इसको जो पुराना नाम है उत्तर प्रदेश का वो यूनाइटेड प्रोविंस है, यानी कुछ रियासतों को इसमें मिला दिया गया जो बड़ी बड़ी रियासतें थी। इसके अलावा कुछ रियासतों को सेंट्रल प्रोविंस, यानी सेंट्रल प्रोविंस का मतलब है कि जो बिहार का यानी छत्तीसगढ़ ये जो एरिया था इस सेंट्रल प्रोविंस के अंतर्गत आता था उस टाइम। इसके अलावा कुछ जो रियासतें थी यानी बम्बई, उनको बम्बई में मिला दिया गया। बम्बई का एरिया देखिए यहाँ पर जो महाराष्ट्र का था, जो वर्तमान में महाराष्ट्र है उस टाइम में बॉम्बे था, तो कुछ एरिया को इसमें मिला दिया गया। इसके अलावा जो राजपूताना था यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो राजपूताना है
यहाँ पर कुछ जो इसका निर्माण हुआ था वो बहुत सारी छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर किया गया था। इसके अलावा एक गुजरात में सौराष्ट्र का जो क्षेत्र था, यहाँ पर भी बहुत सारी छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर सौराष्ट्र में मिलाया गया। इसके अलावा जो इन रियासतों को कह सकते हैं कि प्रशासनिक सुविधा के लिए 4 ग्रुप में बांट दिया गया, और 4 ग्रुप बनाए गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो जो सन 1949 तक देखा जाए तो जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें जो ये रियासतें थी इनको 4 भागों में रखा गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, और इनको क्रमशः भाग 6, भाग 7, भाग 8 एवं भाग 9 में रखा गया। यानी ग्रुप ए को भाग 6 में, ग्रुप बी को भाग 7 में, और ग्रुप सी को भाग 8 में, और ग्रुप डी को भाग 9 में रखा गया। और इन रियासतों से संबंधित इन रियासतों के प्रशासन से संबंधित जो प्रावधान थे वे इन भागों में किए गए। और देख लेते हैं कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में कौन कौन क्षेत्र थे और इनके संबंध में क्या क्या प्रावधान थे, उनको एक बार हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्रुप ए के जो क्षेत्र थे उनको भाग 6 में रखा गया, और इसमें जो बेसिकली जो थे ब्रिटिश प्रांत के क्षेत्र थे। ब्रिटिश प्रांत का मतलब कि जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थे। देखिए जो यहाँ पर ब्रिटिशों का शासन था, तो कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर राजा महाराजा शासन करते थे, उनको देसी रियासत कहा जाता था। देखिए ये भी क्षेत्र ब्रिटिशों के ही अधीन थे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ब्रिटिश ना होकर वे उनके राजा महाराजा होते थे, नवाब होते थे। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर ब्रिटिश सीधे नियंत्रण रखते थे, तो उन राज्यों को ब्रिटिश प्रांत कहा गया। तो यहाँ पर जैसे हमने भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत यह पढ़ा था कि जो ब्रिटिश उस टाइम व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था, वहां पर एक गवर्नर होते थे, उनके कार्य में संचालन करने, शासन व्यवस्था को देखने के लिए कार्यकारी परिषद होता था। तो ठीक इसी तरह की व्यवस्था को यहाँ पर अपना लिया जाता है, यानी राज्यों में एक राज्यपाल या गवर्नर का पद बनाया जाता है और उनकी सहायता के लिए एक राज्य विधानमंडल का निर्माण किया जाता है। और जो इसमें प्रमुख क्षेत्र क्षेत्र थे उनमें जैसे यूनाइटेड प्रोविंस था, सेंट्रल प्रोविंस था, बॉम्बे था, मद्रास था, बिहार था, ये सभी क्षेत्र ग्रुप ए में रखे गए। और ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी के जो क्षेत्र थे उनको भाग 7 में रखा गया, और इनमें जो बड़ी बड़ी रियासतें थी। देखिए, और यहाँ पर जो राज प्रमुख का प्रावधान किया गया। देखिए राज प्रमुख क्यों, तो देखिए जैसे यहाँ पर जो रियासतें थी, यहाँ के जो नवाब थे, राजा थे, उनको राज प्रमुख बना दिया गया। देखिए यहाँ पर इनकी इच्छाओं का सम्मान किया गया। जैसे यहाँ पर कह सकते हैं कि ये नाम मात्र के राजा होते थे। जैसे जो यहाँ गवर्नर या राज्यपाल की स्थिति थी, वही इनकी स्थिति यहाँ पर थी। और कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए शुरू से ही राजशाही जीवन व्यतीत करते आए थे, तो इनको पद को छीना नहीं गया, बल्कि उसको एक कह सकते हैं कि संवैधानिक पद के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये नाम मात्र के ही प्रमुख होते थे, बाकी जो सारा यहाँ का काम होता था यहाँ के राज्य के विधानमंडल के द्वारा ही किया जाता था। तो इनके द्वारा इनकी इच्छाओं का सम्मान किया गया। कह सकते हैं कि इनको संतुष्ट करने के लिए, राजाओं को संतुष्ट करने के लिए इनको वहां का राज प्रमुख बना दिया गया। और जो स्थिति यहाँ राज्यपाल की होती थी वही स्थिति यहाँ के राज्य प्रमुख की होती थी। और इनके भी कार्यों में सहायता के लिए एक राज्य विधानमंडल का निर्माण किया गया, और इनकी सहायता से शासन व्यवस्था को संचालित करते थे। और इस क्षेत्र ग्रुप बी में कौन कौन से क्षेत्र रखे गए, तो जो राजपूताना का क्षेत्र था, हैदराबाद का क्षेत्र था, सौराष्ट्र का क्षेत्र और कोच्चिन विंध्य प्रदेश, ये सभी क्षेत्र ग्रुप बी में रखे गए। अब बात करें ग्रुप सी में, तो ग्रुप सी जो था उसको भाग 8 में रखा गया, और इसमें जो छोटी छोटी रियासतों को रखा गया। और यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी उसको संचालित करने के लिए एक उपराज्यपाल के पद का निर्माण किया गया, और इनके कार्यों में सहायता देने के लिए विधानमंडल का निर्माण किया गया। देखिए यहाँ पर जो उपराज्यपाल था, इसकी जो स्थिति थी यहाँ पर राज्यपाल या गवर्नर की तुलना में वह कमजोर थी। यानी जो राज्यपाल या गवर्नर थे इसकी तुलना में वह शक्तिशाली होते थे। तो यहाँ पर जो प्रमुख ग्रुप सी में जो क्षेत्र थे उनमें जो कह सकते हैं चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र थे। देखिए हमने भारतीय संवैधानिक विकास के अंतर्गत चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत 4 क्षेत्रों को पढ़ा था, जिनमें अजमेर, दिल्ली, मैसूर का कुर्ग और बलूचिस्तान था। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो अलग हो जाता है, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में भारत में 3 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बचते हैं, अजमेर, दिल्ली और कुर्ग। तो इनको ग्रुप सी में रखा दिया जाता है, और यहाँ पर शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए उपराज्यपाल के पद का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा बात करें ग्रुप डी के बारे में, तो ग्रुप डी के जो क्षेत्र थे उनको भाग 9 में रखा गया, और इसमें केवल एक क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश थे, और इसमें केवल एक क्षेत्र था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये ग्रुप डी में रखा गया था। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद यानी आजादी के बाद 1949 में जो राज्यों का गठन होता है वह 4 श्रेणियों में किया जाता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी एवं ग्रुप डी।
इन 4 श्रेणियों में राज्यों को विभक्त कर दिया जाता है। राज्यों का इस टाइम जो विभाजन होता है वह प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक विकास एवं की संभावनाओं एवं भौगोलिक संरचना के आधार पर किया जाता है। तो देखिए, और अगर इसके बाद जो होती है स्थितियां बदल जाती है और इसी समय जो राज्य होते हैं वे भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग करने लगते हैं और ये कह सकते हैं कि इस टाइम सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आते हैं। देखिए, अब तक जो राज्यों के विभाजन का आधार होता है वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाता है कि कैसे प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। इसके अलावा आर्थिक विकास, कैसे उस क्षेत्र का सबसे विकास हो सकता है, एवं भौगोलिक संरचना यानी भौगोलिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का विभाजन किया जाता है। लेकिन अब आजादी के बाद परिस्थितियां बदलने लगती है और जो राज्य होते हैं वे भाषा के आधार पर राज्यों की मांग करने लगते हैं। यहां पर देखिए, और जो इस टाइम कह सकते हैं कि काफी उग्र आंदोलन चलने लगते हैं और जो सबसे ज्यादा तीव्र आंदोलन होता है यानी जो भाषा के आधार पर राज्यों के मांग को लेकर सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि उग्र आंदोलन होता है वह 2 क्षेत्रों में होता है, यानी एक मद्रास, एक मुंबई। तो देखिए, मद्रास में क्या होता है कि मद्रास में 3 भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, तेलुगु, तमिल और मलयालम। इनमें से प्रत्येक को यह लगता है कि जो ये तीनों लोग हैं इन तीनों का अस्तित्व एक के साथ एक साथ संभव नहीं है, इसीलिए हमें अलग अलग राज्य का निर्माण कर लेना चाहिए। इसीलिए ये अलग अलग राज्य की मांग के निर्माण राज्य के निर्माण की मांग करने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार देखा जाए तो मुंबई में 2 भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, एक गुजराती होते हैं और एक मराठी। इन दोनों को भी यही लगता है कि इन दोनों का अस्तित्व एक ही साथ संभव नहीं है, तो इसीलिए इन दोनों के लिए भी एक अलग अलग राज्य का निर्माण होना चाहिए। देखिए, इस टाइम जो स्थितियां होती हैं वे बहुत भयानक होती हैं और जो यहाँ के अखबार होते हैं उस टाइम अखबारों में ऐसा छापा जाता था कि जो भारत में है उसमें गृह युद्ध की स्थिति छिड़ गई है, यहाँ पर खूनी संघर्ष होने वाला है। और जो विदेशी अखबार होते थे वे कहते थे कि जो भारत है अपने दूसरे विभाजन की ओर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार जो इस टाइम के जो परिस्थितियां थी, जो सिचुएशन थे, वे कह सकते हैं कि बहुत चुनौतीपूर्ण थी। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जो होता है कि पहले जब जो विभाजन होता है प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होता है, आर्थिक विकास की संभावनाओं के आधार पर किया जाता है, भौगोलिक संरचना के आधार पर किया जाता है। अब धीरे धीरे वह परिस्थितियां चेंज होकर अब वे भाषा के आधार पर राज्यों की मांग करने लगते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम इसके अगले टॉपिक को अगले वीडियो में कवर करेंगे। यदि वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।